हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आज आपको क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके मीनिंग के बारे में। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस ऑफ एटलीस्ट 10 मेंबर्स हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प। Students, it is formed not to earn profit but for mutual help. It works with the principle of each for all and all for each. Its registration is compulsory under the Cooperative Society Act. Capital is contributed by all members and they can also raise loan from bank. स्टूडेंट्स, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक इस तरीके का बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ट्रूली पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, रादर एक दूसरे की मदद करना है। और इस तरीके की मदद को हम सोशल सर्विस भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स या सरप्लस बचेगा जो सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से और समझने के लिए हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका फीचर है वॉलंटरी एसोसिएशन। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसकी लिए आपको रजिस्टर्ड होने के लिए किसी से पूछने की या किसी की मर्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी इच्छा है किसी एक व्यक्ति की कि उस एसोसिएशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। वो उसको कभी भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी छोड़ के उसको जा सकता है। नंबर 2 इसका जो है फीचर वो है इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति का, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने कितना पैसा कैपिटल में लगाया है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराने के लिए सभी मेंबर्स के पास इक्वल राइट है इसके एक्टिविटीज़ या इसके मैनेजमेंट में वोट डालने का। सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव इसलिए इसका मोटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, एक दूसरे की हेल्प को करने के लिए बनाया गया है। इसका सोल पर्पज़ प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है, इसलिए इसके मोटिव को हम सर्विस मोटिव भी बोल सकते हैं। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। हालांकि आप जानते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे का आदान प्रदान होता ही है, सेल ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज होगा ही होगा, तो इसमें कुछ पैसा सरप्लस के फॉर्म में बच भी सकता है। तो जो सरप्लस होगा वो मेंबर्स इसके आपस में बांट लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो पहला इसका मेरिट है इजी टू फॉर्म। स्टूडेंट्स, इसको फॉर्म करना बहुत इजी है। किसी भी सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 10 मेंबर्स चाहिए और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड की जा सकती है। नंबर 2 इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। ये बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे नहीं होते। इस पे आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही रहती है जितना कि आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है कैपिटल के फॉर्म में। नंबर 3 इसका मेरिट है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक व्यक्ति कोई छोड़ के चला जाता है और कोई और अगर एडमिट हो जाता है तो इसकी कॉन्टीन्यूटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले की तरह वैसे ही चलती रहती है, इर्रिस्पेक्टिव कि कोई नया पर्सन आ रहा है या कोई पुराना छोड़ के जा रहा है। फोर्थ इसका मेरिट है डेमोक्रेटिक सेटअप। इसमें कोई भी इस तरीके से काम नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति की डिक्टेटरशिप चलती है, या यूँ कह लो कि इस तरीके से होता है कि जिसने पैसा ज़्यादा लगाया उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी। ये इसमें जो भी म्यूचुअल डिसीजन होते हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से होते हैं। जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा, एक दूसरे की से सलाह मशवरा करके एक दूसरे की रजामंदी से किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मेरिट का ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आपको अच्छी तरह पता है, किसी एक कम्युनिटी की नीड को पूरा करने के लिए बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर एग्जांपल जैसे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोई भी मेंबर, कोई भी फार्मर है तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ईजिली ज्वाइन कर सकता है। कोई भी अगर कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली ज्वाइन कर सकता है। सो इसका ये
ओपन मेंबरशिप है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता उसका मेंबर बनने के लिए यदि वो एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। उसके बाद 6 इसका पॉइंट है स्टेट पैट्रोनेज। स्टेट पैट्रोनेज का यहाँ मतलब ये है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को सरकार से मदद मिलती रहती है, सरकार का संरक्षण मिलता रहता है, बिकॉज ये उनके पास रजिस्टर्ड होती है, सरकार के पास इसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। तो अगर इनका कॉज सोशल सर्विस है और बेटर कम्युनिटी की सर्विस प्रोवाइड करना है तो सरकार इनको एड या ग्रांट के रूप में हेल्प भी करती है। और उसके बाद ये 7th है सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी का मतलब ये है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की हेल्प करती हैं इक्वलिटी लाने के लिए, समाज के या इकॉनमी में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको आगे लाने के लिए या उसको समान दर्जा दिलाने के लिए, सबके बराबर लाने के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं और समाज के काम आती हैं ऐसी सोसाइटीज़। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इसके डीमेरिट्स के बारे में। इसके डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो सबसे पहले इसका डीमेरिट है लिमिटेड कैपिटल। फ्रेंड्स, ये कोई इतनी बड़ी संस्था या इतनी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की कैपिटल आ सकती है। तो हर मेंबर के पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए इसकी कैपिटल लिमिटेड ही रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स दे आर हैविंग इन एफिशिएंट मैनेजमेंट। जनरली ये देखा गया है स्टूडेंट्स कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स या जो इसको चलाने वाले कमेटी मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो वॉलंटरली अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी के रूप में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, तो इसलिए वो उनका काम या उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग इनएफिशिएंट रहता है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट या ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाता। उसके बाद कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। कई बार क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जब नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ये इसके अंदर ग्रुप बन जाता है, वो हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मेंबर्स में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। हर ग्रुप अपनी मर्ज़ी चलवाने की कोशिश करता है और वो फिर मेन पर्पस से हट जाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब ये है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि इसको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, तो इसके लिए कई बार सरकार पैसा भी देती है ग्रांट या एड के फॉर्म में। तो जिस इंस्टीट्यूशन को या जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार पैसा दे रही है, ग्रांट दे रही है, तो वहाँ उसका कंट्रोल भी रहता है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, इस तरीके की सोसाइटीज़ को उसको फॉलो करना पड़ता है और उसकी सारी बातों को मानना पड़ता है। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके डीमेरिट्स। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आगे टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कह लो या ऑर्गेनाइजेशंस कह लो। सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें क्या होता है, ये दिस इज़ फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स टू एलिमिनेट मिडलमैन, ताकि कंज्यूमर को सामान सस्ता और इजीली मिल सके। तो इसका ये एक मेन मकसद होता है ताकि एलिमिनेट किया जा सके मिडलमैन को। बिकॉज किस वजह से, टू इंश्योर स्टडी रेगुलर सप्लाई। स्टडी को हम रेगुलर भी बोल सकते हैं, रेगुलर सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स प्रोवाइड करने के लिए, टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस।
तो इस मेन मकसद के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन होता है। दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मार्केटिंग। पहला था कंज्यूमर, अब दूसरा है मार्केटिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका फॉर्मेशन क्यों होता है? कंज्यूमर जो होते हैं, इसमें कंज्यूमर की जगह जो इसके मेंबर्स हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स फॉर्म these types of organizations so that they can find a collectively bigger market for themselves. Where they can get higher profits, favorable market conditions, also eliminate those middlemen who are getting profit from producers. सो फ्रेंड्स, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप समझ गए हो कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है जो इकट्ठे होके बड़ी मार्केट में एंटर करते हैं, किस लिए? ताकि उनको हायर प्रॉफिट मिल सके और वो फेवरेबल मार्केट कंडीशन में जा सकें, और साथ में उन मिडल मैन को एलिमिनेट कर सके जो रास्ते में उनके प्रॉफिट को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और सारा प्रॉफिट उन तक नहीं पहुंच पाता। अब हम डिस्कस करेंगे अगली मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लोग बनाते हैं हु नीड्स क्रेडिट। दे collectively form a society so that they would be in such a position to get credit of collectively large amount at cheaper rate of interest from market। तो इसका मेन पर्पस क्या है? अगेन, टू प्रोटेक्ट मेंबर्स फ्रॉम द exploitation of money lenders, to develop the habit of saving among the members। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स who individually find it
difficult to produce inputs and get the machinery and latest technology। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेट इनपुट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। उसके बाद इसका दूसरा है ऑब्जेक्टिव टू गेट मोर और मॉडर्न इनपुट्स कलेक्टिवली, ताकि वो मार्केट में ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के सामान जो कि वो इंडिविजुअली नहीं खरीद पा रहे थे, इकट्ठे होकर सारे एक साथ खरीद सकेंगे, तो उनको चीपर भी पड़ेगा और उन सब का अपना फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का है फार्मिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट्स, it consists of small farmers who join together to avail the benefits of large scale mechanized farming। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्पिंग द मेंबर्स टू गेट सीड्स बीज, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा एट चीपर रेट्स, to provide social and economic security to the farmers। इसके बाद हम लास्ट में इसका डिस्कस करेंगे। लास्ट इसका है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये फ्रेंड्स, ये कौन बनाता है? दीज आर फॉर्म्ड बाय मेंबर्स हु collectively purchase land, construction material from market at cheaper rates to make their flats, homes or their buildings। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड accommodation to members at reasonable rates to get the advantage of collective purchasing of land and other
कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनीज के बारे में। थैंक यू।